हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का महा मैराथन का चौथा क्लास। और इसके पहले हम 3 गो वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग महा मैराथन का जितना क्लास है ना, सभी क्लास को आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग क्लास को देखिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आप लोग केमिस्ट्री का 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल में पदार्थ के रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता है। देखिए, प्राथमिक सेल में क्या होता है, तो प्राथमिक सेल में ना पदार्थ के रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक यह सेल कार्य करता है। इसे पुनः जीवित नहीं किया जाता है। पुनः जीवित का मतलब हुआ कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से हम लोग इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। पुनः जीवित का मतलब क्या हुआ कि डिस्चार्ज होने के बाद फिर इसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, लेक लॉन्च सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्राथमिक सेल में पदार्थ के रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता है। इसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, लेक लॉन्च सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है ना 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं? द्वितीयक सेल से क्या समझते हैं? यह सेल तब काम करता है जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है और उपयोग में आने पर डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए, द्वितीयक सेल कब काम करता है, तो जब इसको बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज करते हैं और उपयोग में आने पर यह डिस्चार्ज हो जाता है, तब इसको उपयोग करते हैं। देखिए, द्वितीयक सेल क्या होता है, तो इसको बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है और उपयोग में आने पर यह डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, लेड संचायक क्या होता है? लेड संचायक, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, द्वितीयक सेल क्या होता है, तो बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है और उपयोग में आने पर डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे में लेड संचायक। अगला क्वेश्चन है ना 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। रासायनिकी गति क्या है? रासायनिकी गति क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिकी गति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को रासायनिकी गति कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिकी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना। सक्रिय ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा क्या है? तो देखिए, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होता है ना, उसी को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्वेश्चन है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है ना 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरूपता किसे कहते हैं? अरूपता किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अरूपता कहते हैं। न्यूनतम मतलब होता है कम। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम यानी कम संख्या हो, उसी को अभिक्रिया की अरूपता कहते हैं। सबसे सरल परिभाषा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अरूपता कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है ना 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि क्या है। वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों का योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों का जो योगफल होता है ना उसी को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है, तो वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों का जो योगफल होता है उसी को अभिक्रिया का कोटि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु क्या है। एग्जाम के लिए ना VVI क्वेश्चन है। अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उस अभिक्रिया को अर्ध आयु कहा जाता है। देखिए कोई भी अभिक्रिया हो गया उसको आधा पूर्ण हो जाने में ना जितना समय लगता है उस अभिक्रिया का उसे अर्ध आयु कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कोई अभिक्रिया हो गया उसको आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है ना तो उस अभिक्रिया का उसे अर्ध आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है अधिशोषण क्या है। अधिशोषण क्या है। अधिशोषण क्या है। ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं, अधिशोषण कहलाते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं, इसे अधिशोषण कहा जाता है। जैसे यह कोई ठोस पदार्थ हो गया, जब इसके संपर्क में द्रव और गैस का अणु आता है ना तो इससे आकर्षित होकर इस पर चिपक जाता है, इसी को अधिशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। अवशोषण क्या है। अवशोषण क्या है। ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर चिपके नहीं रहते हैं बल्कि वे ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, इसे अवशोषण कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर चिपके नहीं रहते हैं बल्कि वह ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, इसे अवशोषण कहा जाता है। जैसे ना यह कोई ठोस पदार्थ हो गया, जब इसके संपर्क में द्रव या गैस के अणु आते हैं ना तो इससे चिपकते नहीं है बल्कि इसके अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, इसी को अवशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडर वाल बल जैसे कमजोर बलों के द्वारा चिपके रहते हैं तब ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडर वाल बल जैसे कमजोर बलों के द्वारा चिपके रहते हैं तब ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण का मतलब हुआ कमजोर बलों के द्वारा चिपके रहते हैं। किसके द्वारा। कमजोर बलों के द्वारा चिपके रहते हैं, तब इसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं तब ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। रासायनिक अधिशोषण का मतलब हुआ मजबूत बॉन्ड, यानी मजबूत बलों द्वारा जुड़े होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तब ऐसे अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना ऊंट प्रेरण से क्या समझते हैं। ऊंट प्रेरण से क्या समझते हैं। ऊंट प्रेरण से क्या समझते हैं। ऊंट प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है। यह क्या करता है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रह जाता है। ऊंट प्रेरक क्या होता है, तो ऊंट प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है किंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रह जाता है। ऐसी प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्प्रेरण बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है लायोफोबिक या ड्रॉ विरोधी किसे कहते हैं। देखिए ड्रॉ विरोधी को हम लोग लायोफोबिक बोला जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लायोफोबिक कोलाइडी पदार्थ वे हैं जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था के कण काफी छोटे होते हैं। लायोफोबिक कोलाइडी पदार्थ वे होते हैं जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था के कण काफी छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं किया जा सकता है। इसे क्या नहीं किया जा सकता है, तो आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं किया जा सकता है। जैसे में आप लोग देखिएगा आर्सेनिक सल्फाइड, सोना तथा अन्य धातु। आर्सेनिक सल्फाइड, सोना तथा अन्य धातु। अगला क्वेश्चन है ना 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। लायोफिलिक या ड्रॉ स्नेही क्या है। देखिए ड्रॉ स्नेही को ही लायोफिलिक बोला जाता है। तो लायोफिलिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परिक्षिप्त प्रवस्था के कण बड़े होते हैं। इनके परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होते हैं वह बड़े होते हैं और ये किसी उपयुक्त विलायक में मिश्रित कर दिए जाने पर आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत हो जाते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा प्रोटीन और स्टार्च। अगला क्वेश्चन है ना 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर बताएं। लायोफोबिक सॉल और लायोफिलिक सॉल में अंतर बताएं। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, एक बगल लिखिएगा लायोफोबिक सॉल और दूसरा बगल लिखिएगा लायोफिलिक सॉल। इसमें पहला अंतर लिखिएगा, इनका पृष्ठ तनाव परिपेक्षर माध्यम के लगभग बराबर होता है। इसका जो पृष्ठ तनाव होता है ना परिपेक्षर माध्यम के लगभग बराबर होता है और इसका पृष्ठ तनाव परिपेक्षर माध्यम से कम होता है। इनका जो पृष्ठ तनाव होता है वह परिपेक्षर माध्यम से कम होता है। दूसरा अंतर आप लोग लिखिएगा ना, दूसरा अंतर होता है ये अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनका श्लेष नहीं बनाया जा सकता, इनका श्लेष हम लोग नहीं बना सकते हैं और इसका श्लेष बनाया जा सकता है। इसका श्लेष क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। ये अधिकतर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कैसा पदार्थ होते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये अधिकतर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह कैसा पदार्थ होता है, तो कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है ना 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर देता है पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूध क्या है। दूध क्या है, तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। दूध क्या है, तो जल में परिक्षेपित वसा है। अगला क्वेश्चन है ना 78 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना फेरोमैग्नेटिक तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है। फेरोमैग्नेटिक तथा पाराचुंबकीय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा पाराचुंबकीय। देखिए पाराचुंबकीय आप लोग लिखिएगा, जिन परमाणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसे पारामैग्नेटिक कहा जाता है। अर्थात मतलब जो चुंबक के प्रति विकर्षित होते हैं, जो चुंबक के प्रति विकर्षित होते हैं उसे पाराचुंबकीय कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, जिन परमाणुओं या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं उसे पारामैग्नेटिक कहा जाता है। अर्थात मतलब जो चुंबक के प्रति विकर्षित होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, उसे पाराचुंबकीय कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा Ni हो गया यानी नियॉन, आर्गन हो गया, Zn मतलब जिंक हो गया, Cu मतलब कॉपर हो गया। अगला क्वेश्चन है ना यहाँ पर आप लोग देखिएगा फेरोमैग्नेटिक मैटर। तो फेरोमैग्नेटिक आप लोग लिखिएगा, जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा Sc हो गया, Ti हो गया, Ec हो गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं अर्थात जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। एसिटल डिहाइड और एसीटोन में अंतर लिखे। एसिटल डिहाइड और एसीटोन में अंतर लिखे। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा एसिटल डिहाइड और दूसरा बगल लिखिएगा एसीटोन। दूसरा बगल का लिखिएगा एसीटोन। एसिटल डिहाइड में पहला अंतर लिखिएगा ना, यह सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। एसिटल डिहाइड क्या देता है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और यह सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। इसमें दूसरा अंतर लिखिएगा, यह फेलिंग
तथा बेंडिकेट के साथ CU2 तथा रेड ब्राउन का PPT देता है। यह फेलिंग और बेंडिकेट के साथ CU2 तथा रेड ब्राउन का PPT देता है। और यह एसीटोन क्या करता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन तथा बेंडिकेट सॉल्यूशन नहीं देता है। एसीटोन क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिकेट सॉल्यूशन नहीं देता है। उसके बाद आप लोग इसका देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिखा दिए हैं। यह फेलिंग और बेंडिकेट के साथ क्या देता है, तो रेड ब्राउन का PPT देता है और यह रिएक्शन नहीं करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। केमिस्ट्री का आप लोग का लगभग 80 गो क्वेश्चन अब महा मैराथन में करा दिए हैं और उसके पहले 3 गो वीडियो हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग महा मैराथन क्लास का जितना क्लास है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी क्लास को आप लोग देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए, या टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। उसमें आप लोग का पूरा PDF मिलेगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे।